What are the most common mistakes जो पेशेंट्स करते हैं? सबसे पहला जो इमोशन होता है वो होता है डिनायल। डायग्नोसिस के तुरंत बाद वो काफ़ी जगह जाना चाहता है कि जहाँ से उसको ये जवाब मिल जाए या संतुष्टि मिल जाए कि कुछ नहीं है। जो ट्रीटमेंट्स है वो इस टाइम पे कैसी है? अब इतनी कोई समस्या नहीं है। हर स्टेट की अपनी अपनी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स हैं। न्यूली डायग्नोज पेशेंट को उनको कुछ बताना हो, एडवाइस देना हो तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू वुड से? डायग्नोसिस जैसे ही होता है तुरंत स्टेजिंग वर्कअप कराएं। स्टेजिंग वर्कअप के बाद आप अपने डॉक्टर से मिलिए और उनसे पूछिए कि इसमें खर्चा कितना आएगा, इसमें ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शन हैं। हेलो, नमस्ते। माय नेम इज गरिमा कौशल एंड टुडे वी हियर फॉर कैंसर अवेयरनेस। और कैंसर अवेयरनेस की बात करने के लिए और कौन बेहतर हो सकता है दैन डॉक्टर अजय बापना, डायरेक्टर एंड एचओडी मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल, जयपुर। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर बीइंग हियर विद अस। आपसे बहुत सारा वार्तालाप करना चाहेंगे Sure. हम। बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस हैं मन में और आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के भी बहुत क्वेश्चंस होंगे। तो थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला। आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल दोस क्वेरीज। थैंक यू सो मच। तो द फर्स्ट क्वेश्चन, जिन लोगों का कैंसर डायग्नोस हो गया है, लाइक इन द फर्स्ट 30 days, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग पेशेंट्स शुड डू आफ्टर द डायग्नोसिस? First thing which patient should do after diagnosis is only the preliminary part of the management. It's not treatment. Next step जो आता है डायग्नोसिस के बाद, स्टेज। कैंसर की जो स्टेज होती हैं वो 4 तरह की होती हैं, 1, 2 and 3 and 4। तो डायग्नोसिस के बाद द नेक्स्ट पार्ट इज द स्टेजिंग एंड उसके बाद हम उनको बताते हैं कि आपका ट्रीटमेंट क्या होगा, बिकॉज हर स्टेज का ट्रीटमेंट अलग अलग है। एंड आपके एक्सपीरियंस में आपने क्या नोटिस किया है? व्हाट आर द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो पेशेंट्स करते हैं? डिनाइल का सबसे पहला उनका जो इमोशन होता है वो होता है डिनाइल। डायग्नोसिस के तुरंत बाद वो काफ़ी जगह जाना चाहता है कि जहाँ से उसको ये जवाब मिल जाए या संतुष्टि मिल जाए कि कुछ नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक जो ज़्यादातर पेशेंट हैं वो डिनाइल में जो चले जाते हैं, वो डिनाइल में जाने वाले पेशेंट बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। डॉक्टर की सुननी चाहिए उनको। डायग्नोसिस के बाद, जैसे मेरा आपने पहला क्वेश्चन पूछा था, उसके तुरंत बाद स्टेजिंग तुरंत करानी चाहिए और स्टेजिंग में जो भी स्टेज आएगी उसका ट्रीटमेंट उसको लेना चाहिए। बहुत बार ऐसा हो जाता है ना कि उनको लगता है अच्छा नहीं, सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं। सेकेंड ओपिनियन इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग, वो लेगा ही पेशेंट। हाँ जी। तो अच्छा है, ले वो, जिससे कि उसको संतुष्टि हो जाए कि हाँ जो पहले वाले डॉक्टर ने कहा है वही दूसरा वाला डॉक्टर भी बोल रहा है, तो लेने दीजिए। उसकी संतुष्टि सबसे पहले है। सेकंड ओपिनियन मिलने के बाद फिर एटलीस्ट स्टेजिंग पे आ जाए, उससे हाँ, ज्यादा एक बार टाइम उसके ना मन की संतुष्टि हो जाए तो हमारे लिए भी इलाज करना बेहतर हो जाता है। कितना जल्दी द पेशेंट शुड स्टार्ट देयर ट्रीटमेंट? जैसे ही हमारा स्टेजिंग का वर्कअप कंप्लीट होता है, मार्कर्स कुछ करने होते हैं, उनका वर्कअप कंप्लीट होता है, चेकलिस्ट जैसे ही कंप्लीट होती है, नेक्स्ट डे वी वुड लाइक टू गिव द ट्रीटमेंट। ये मार्कर्स क्या होते हैं मतलब? ये कैंसर के कुछ मार्कर्स होते हैं जो हमें डायग्नोसिस में भी हेल्प करते हैं, मॉनिटरिंग में भी हेल्प करते हैं और फॉलोअप में भी हेल्प करते हैं। तो कई कैंसर्स में मार्कर्स की ज़रूरत नहीं होती, कई कैंसर्स में ज़रूरत होती है। तो मार्कर एक टेस्ट है, उसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं। वो चेकलिस्ट कंप्लीट होना ज़रूरी है। पेशेंट्स जनरली आपसे सबसे पहले क्या पूछते हैं डायग्नोसिस कंफर्म होने के बाद? कि मैं कितने साल जिंदा रहूँगा, ये हर पेशेंट का यही क्वेश्चन होता है जी। कि मेरी सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी कितनी है। और आपके हिसाब से क्या क्वेश्चन सबसे पहले पूछना चाहिए? यही क्वेश्चन सबसे पहले पूछना चाहिए पेशेंट को। तो हम उन्हें ट्रायल के जो डेटा होते हैं वो जिस भाषा में भी वो समझता है, वो हम उसको कंप्यूटर में पिक्टोरियल या पिक्चर्स दिखा के उसको एक्सप्लेन करते हैं, या फिर कुछ प्रिंटेड मटेरियल हो उसके थ्रू उसको एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि सर्वाइवल का डेटा जानना पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, तभी वो आगे ट्रीटमेंट ले पाएगा। आपने इतने सारे केसेस देखे होंगे ओवर द 30 years ऑफ योर एक्सपीरियंस। पेशेंट तो जो वो गो थ्रू करते हैं वो तो है ही, बट उनके साथ साथ उनकी फैमिली इज़ ऑल्सो विद देम। तो उनकी फैमिलीज़ के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? क्या उनको सजेस्ट करना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए उन्हें? फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सोशल सपोर्ट जब तक नहीं होगा पेशेंट ट्रीटमेंट अच्छी तरह से नहीं ले पाएगा। सो पेशेंट का जो जितना भी पेशेंट को संभालना है, उसकी बराबर उसको दवाइयाँ देनी है, फॉलोअप के लिए लाना है, कीमो की डेट पे लाना है, और इमोशनल सपोर्ट। सो जितना भी सपोर्ट सिस्टम है वो सिर्फ फैमिली ही दे सकती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट द फाइनेंसेस, वो तो फैमिली ही को ही अरेंज करना पड़ेगा। तो फैमिली का इसमें पार्टिसिपेशन
बहुत ज़रूरी है, जिससे कि पेशेंट अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट कर पाए और जो हमने उसको जो सर्वाइवल डेटा बताया है उसमें वो उस सर्वाइवल तक जा पाए। काफ़ी बार ये भी होता होगा ना कि पेशेंट्स हो गए, उनकी फैमिलीज़ हो गई, रिलेटिव्स हो गए, जैसे ही पता चलता है कि ओके कैंसर है या ये स्टेज है या जो भी है, तो वो ऑनलाइन रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। कितना आपको लगता है वो करना चाहिए, कितना उसे अवॉइड करना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, अभी वो टाइम नहीं आया कि वो एआई की हेल्प लेके या ऑनलाइन हेल्प लेके वो चीज़ बता पाएंगे जो एक एक्सपीरियंस डॉक्टर बता पाएगा। वो उन्होंने क्या सर्च डाली है वो लिमिटेड होएगी, वो हमारी नॉलेज से उसकी तुलना करी ही नहीं जा सकती। जी। वो जितनी लिमिटेड सर्च डालेगा उतना ही उसको लिमिटेड आंसर मिलेगा। सो एआई और जो ये ऑनलाइन सर्च है वो उसको मिसगाइड ही करेंगे। और ज़्यादा फियर भी डाल ज़्यादा सकते हैं। फियर भी डालेंगे क्योंकि कंप्यूटर की भी लिमिटेशन है जवाब देने में, एआई की भी लिमिटेशन है, तो उसको वो ही फॉलो करना चाहिए जो एक अनुभवी कैंसर रोग विशेषज्ञ उसको बता रहा है। डॉक्टर, आपके एक्सपीरियंस में आपने नोटिस किया होगा बहुत बार पेशेंट्स जब आते हैं तो पैनिक भी कर जाते हैं। हाउ डिस्टिंग्विश कि ये अर्जेंसी है या ये पैनिक है, किस तरीके से आप उसको डील करते हैं? वी हैव अदर डिपार्टमेंट्स जो हमें हेल्प करते हैं इस मामले में, सारा काम हम नहीं कर सकते ऑन्कोलॉजिस्ट। सो दूसरा जो डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ है साइकोलॉजी या साइकोथेरेपी का। तीसरा डिपार्टमेंट है पैलिएटिव केयर का। सो ये सब डिपार्टमेंट एक साथ काम करते हैं। तो हमें लगता है कि पेशेंट का बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहा है या चिंता कर रहा है, पैनिक ही कर रहा है, तो हम उससे तुरंत जो नेक्स्ट 5 मिनट्स होते हैं उसमें हम उनको बोलते हैं कि साइकोथेरेपिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से मिल के आए, और उसी समय हम पैलिएटिव केयर जो स्पेशलिस्ट है उससे भी मिलवा देते हैं। तो वो 3 जनों से जब बात करता है तो उसकी जो जिज्ञासा है या जो भी प्रश्न है, अगर मैं पूरा नहीं कर पाया हूँ तो दूसरा वाला कंसल्टेंट कर देगा, दूसरा नहीं कर पाया तो एटलीस्ट तीसरा तो कर ही देगा। तो जब ये तीनों का डिपार्टमेंट का पेशेंट का राउंड होता है तब वो काफ़ी संयत हो जाता है और ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादातर पेशेंट राजी हो जाते हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट आपको लगता है साइकोथेरेपी है पेशेंट्स के लिए? सारे पेशेंट्स को ज़रूरी होता है, पेशेंट को ही नहीं उसके परिवार को भी साइकोथेरेपी की ज़रूरत होती है, क्योंकि कैंसर का डायग्नोसिस एक छोटा डायग्नोसिस नहीं है। जी। ये एक ऐसा डायग्नोसिस है जो एकदम से फियर पैदा करता है जी। किसी भी पेशेंट के दिमाग में, बिल्कुल। और पेशेंट को और परिवार दोनों को साथ साथ हमें संभालना पड़ता है। तो पेशेंट के परिवार को नहीं इग्नोर कर सकते, उनको भी उसी तरह से समझाना हमें बहुत ज़रूरी होता है, जिससे वो अपनी पूरी प्लानिंग कर पाएँ कि पेशेंट को आगे के 6 महीने हमें किस तरह से रखना है, क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, कितना फाइनेंस अरेंज करना है। तो ये पूरा फैमिली का ओरिएंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने जैसे बात की कि पैलिएटिव केयर होता है, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकोथेरेपीज होती हैं, कोई और भी सपोर्ट सिस्टम्स अवेलेबल हैं इंडिया में इस टाइम पे? हर हॉस्पिटल में सोशल वर्कर्स आजकल होते हैं। सोशल वर्कर एक डिग्री होल्डर पोस्ट होती है जिसमें उन्होंने मास्टर्स किया हुआ होता है सोशल वर्किंग में। तो वो पेशेंट का, हम जब पेशेंट उनके पास चला जाता है हम तीनों से बात करके, तो बाकी की जो उनकी सहूलियत की चीज़ें हैं वो मेडिकल सोशल वर्कर पूरी करता है। हर बड़े हॉस्पिटल में, हर कैंसर हॉस्पिटल में मेडिकल सोशल वर्कर ज़रूर होते हैं। तो ये एक टीम अप्रोच होती है जो पेशेंट के ट्रीटमेंट से पहले, तो पेशेंट को कंफर्टेबल फील होना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि अस्पताल मेरे अब घर जैसा ही है, कंफर्टेबल वो वाली फीलिंग उसमें पैदा करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसमें सारे डिपार्टमेंट्स का इंटीग्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ वन एडवाइस यू विल गिव टू न्यूली डायग्नोस्ड पेशेंट कि अगर आपको उनको कुछ बताना हो, कुछ सजेस्ट करना हो, एडवाइस देना हो, तो व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू वुड से? डायग्नोसिस जैसे ही होता है तुरंत अपना स्टेजिंग वर्कअप कराएं। स्टेजिंग वर्कअप के बाद आप अपने डॉक्टर से मिलिए और उनसे पूछिए कि इसमें खर्चा कितना आएगा, इसमें ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शन हैं, क्या वो ट्रीटमेंट के सारे ऑप्शंस उसके लिए उचित हैं या एक या 2 ऑप्शन, क्योंकि इसमें फाइनेंसेस काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि दवाइयाँ आजकल कुछ एक महंगी भी आ रही हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर पेशेंट वो नई दवाइयाँ जो महंगी हैं वो नहीं ले पा रहा है तो ट्रीटमेंट ही नहीं हो पाएगा। तो हम उसको 3 ऑप्शन दे देते हैं, तीनों में से जो ऑप्शन उसके फाइनेंस के हिसाब से होते हैं वो लेके हम उसका ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। ज़रूरी ये है कि वो ट्रीटमेंट डायग्नोसिस के बाद तुरंत चालू कराए, वरना डिजीज़ जितना वो टालेगा डिजीज़ बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाएगी रिजल्ट पुअर होते जाएंगे। ये तो हो गई डायग्नोसिस की बात, कि डायग्नोसिस होने के बाद क्या किया जा सकता है, पर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो स्क्रीनिंग कराने में ही डरते हैं, डायग्नोसिस तक बात पहुंच ही नहीं पा रही है।
तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हर कैंसर में स्क्रीनिंग नहीं है, 3-4 कैंसर ही है जिनमें स्क्रीनिंग बताई गई है, जैसे ब्रेस्ट है, प्रोस्टेट है, लंग आजकल स्क्रीनिंग प्रोग्राम चालू हुआ है। इसमें बहुत सारा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है मीडिया का। ओके। प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। जितना अर्ली डिटेक्शन होगा, क्योर की पॉसिबिलिटी उतनी बढ़ती जाएगी। तो स्क्रीनिंग आपको कोई ट्रीटमेंट के लिए नहीं कर रहे हैं, वो अर्ली डिटेक्शन के लिए कर रहे हैं। तो जिस भी अंग का स्क्रीनिंग उपलब्ध है वो आप जरूर कराएं, उससे डरने की कोई बात नहीं है। जल्दी पकड़ में आएगा तो क्योर की पॉसिबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी, और इसके अलावा खर्चा भी कम होगा अगर जल्दी स्टेज में पकड़ में आता है तो। अब तो बहुत सारी एडवांस्ड मेडिसिन आ गए हैं, ट्रीटमेंट्स आ गई हैं। कीमोथेरेपी भी काफ़ी एडवांस हो गई है, जितनी ज़्यादा वो ड्रास्टिक हुआ करती थी। आई थिंक ओरिजिनली कीमोथेरेपी के बारे में लोग सुन सुन के ही कैंसर से ज़्यादा डरते भी थे, क्योंकि हेयर लॉस हो जाता है, माउथ अल्सर्स होते हैं, नोज़िया होता है। तो वो दिमाग में सबके एक फियर बैठा हुआ है कि दवाई लेने से या ट्रीटमेंट लेने से और ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। तो उन लोगों को आप क्या कहना नहीं, चाहेंगे? अभी सपोर्टिव मेडिसिन जो हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के जो साथ देते हैं वो भी उतनी ही कारगर उपलब्ध हो जाती है मरीज को, जिससे इसके साइड इफ़ेक्ट्स को मिनिमम किया जा सकता है। अब वो पुरानी वाली बात नहीं रही। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, सपोर्टिव केयर की जो दवाइयाँ हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की आ रही हैं। बाल ज़रूर अभी उसका उतना हमारे पास इलाज नहीं है कि बाल हटने का। बाकी जो उल्टी और जो होती थी उसके लिए एक से एक दवाइयाँ आ रही हैं, वो हम पेशेंट को समझा देते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से आजकल हमें कोई ऐसा पेशेंट नहीं है जो आगे इलाज नहीं करा पाता, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स होते ही मिनिमल हैं। जो ट्रीटमेंट्स हैं उनकी अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी वो इस टाइम पे कैसी है? अब इतनी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हर स्टेट में भारत में खुद में एक तो प्रधानमंत्री आयुष्मान परियोजना गरीबों के लिए चल रही है। हर स्टेट की अपनी अपनी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स हैं। 80% पेशेंट जो पहले 10 से 20% पेशेंट इलाज ले पाते थे, अब 80% पेशेंट एकदम टॉप क्लास इलाज ले पा रहे हैं, वो इंश्योरेंस स्कीम्स की वजह से, गवर्नमेंट की। तो आजकल हम लोग उनको किसी ना किसी इंश्योरेंस स्कीम में डालते हैं और उन्हें वही ट्रीटमेंट देते हैं जो कैश पेशेंट को या प्राइवेट इंश्योरेंस वाले पेशेंट को मिलता है। आपने इतने सारे एग्जाम्पल्स देखे, आपका एक्सपीरियंस इतना सारा रहा है, आपको ऐसा कुछ लगता है कि अभी भी कोई जगह है जहाँ पे कुछ कमी रह रही है, किसी चीज़ को और ज़्यादा बेटर किया जा सकता है? 50% पेशेंट अभी भी एडवांस स्टेज में ही आ रहे हैं, जबकि हमारा पूरा एफर्ट रहता है। हमारे आउटरीच प्रोग्राम्स भी हैं, कैंप्स भी हम लगाते हैं। पहले 75% पेशेंट लेट स्टेज में आते थे, अब इतना तो हुआ हमारे प्रयासों से कि करीब 40 to 50% ही पेशेंट एडवांस स्टेजेस में आ रहे हैं। तो आगे भी हमारे जैसे जैसे प्रयास जारी रहेंगे, हो सकता है ये परसेंटेज भी कम हो जाए। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे और ज़्यादा बेटर हो सकते हैं? स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स को सरकार की तरफ से लागू करना चाहिए, मैंडेटरी। जैसे पश्चिमी देश हैं उनमें ये मैंडेटरी है स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स, जिस भी ऑर्गन में स्पेसिफाइड है, हर ऑर्गन के लिए नहीं है। तो ये मैंडेटरी जब तक स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं होगा, हम अर्ली डिटेक्शन नहीं कर पाएंगे। पेशेंट इसी तरह लेट हमारे पास आते रहेंगे और इलाज उतना कारगर नहीं होगा और खर्चा भी उनमें ज़्यादा होगा। तो अर्ली डिटेक्शन थ्रू स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी is very important, and they should be implemented through various NGOs or various government offices. Then it will be only possible to detect them early. तो what would you suggest कि जो ये स्क्रीनिंग प्रोसेसेस आप कह रहे हो कि मैंडेटरी होने चाहिए, किस तरीके से? मतलब कोई एज ब्रैकेट हो या हर ऑर्गन की एज स्पेसिफाइड ही है। स्क्रीनिंग प्रोग्राम रैंडम नहीं है। स्क्रीनिंग प्रोग्राम बहुत रिसर्च के बाद बनाए जाते हैं, उनमें एज स्पेसिफाइड होती है, क्या टेस्ट करना है वो स्पेसिफाइड होता है। जैसे मैं जिस अस्पताल में काम करता हूँ, हमारे पास 2 बसें हैं जो रिमोट एरियाज़ में जाती हैं और स्क्रीनिंग करती हैं, पर हमारा ये बहुत ही छोटा सा प्रयास है। ये तो जब तक स्टेट लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे नहीं लागू होगा, पेशेंट अर्ली डिटेक्शन से वंचित रह जाएंगे और लेट स्टेज में ही प्रेजेंट करेंगे। गवर्नमेंट को इसमें अपनी खुद की पॉलिसी बनानी पड़ेगी। जैसे टीबी के लिए है, काफ़ी उनका प्रोग्राम ये सक्सेसफुल है। उसी तरह से कैंसर जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आता है, उसी तरह उनको भी आगे आना पड़ेगा, पॉलिसी बनानी पड़ेगी और अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा किसी ना किसी को कि ग्रास रूट लेवल पे कैसे स्क्रीनिंग की जाए।
अगर हम आपसे प्रिवेंशन के बारे में पूछें कि कैंसर प्रिवेंशन के लिए क्या ऐसी चीज़ें ऑडियंस कर सकती है, लाइक यू नो जैसे अपने बच्चों के लिए क्या ऐसी आदतें बचपन से डाली जा सकती हैं जो कैंसर प्रिवेंशन में सबसे हेल्प जो करें? 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें जिनसे कैंसर से बचा जा सकता है, उन्हें हम बोलते हैं, जो 3 फैक्टर जो मैं बता रहा हूँ वो है मॉडिफाइबल फैक्टर, मतलब वो चेंज किए जा सकते हैं। 50% कैंसर ऐसे होते हैं उसको टाला नहीं जा सकता, क्योंकि हम उस डिफेक्ट और उस खराब जीन के साथ पैदा हुए हैं। जी 50% ऐसे फैक्टर्स हैं जो मॉडिफाइबल हैं, जो आसानी से चेंज किए जा सकते हैं और बहुत सिंपल तरीके से। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपन बचपन से ही खान पीन की जो आदत है खाने पीने की, वो स्वस्थ और हाइजीनिक फूड खाएं और कोशिश करें कि हरे पत्ते की सब्जी, फल, फ्रूट वगैरह ज़्यादा खाएं। रेड मीट जो है उससे कैंसर होने की संभावना, आंतों के, बड़े आंतों की और रेक्टम के कैंसर की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओबेसिटी बहुत बच्चों में आजकल कॉमन है बिकॉज ऑफ फास्ट फूड। तो फास्ट फूड अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है, कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। और एक्सरसाइज नहीं करना ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, 50% कैंसर ऐसे हैं जो तंबाकू या तंबाकू जनित पदार्थों से होते हैं। स्मोकिंग है, खैनी है, गुटखा है। 50% कैंसर ऐसे हैं जिन्हें हम होने से रोक सकते हैं सिर्फ तंबाकू या तंबाकू जनित पदार्थों का प्रयोग ना करके। तो इस मामले में भी फिर मैं कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अगर अवेलेबिलिटी है तो बच्चा खाएगा, जी इस अवेलेबिलिटी को ही 100% उन्हें रोकना होगा, कर्ब करना होगा। अब जैसे वेप आया था और वेप को इतना स्ट्रांगली बैन कर दिया गया जैसे ही पता चला कि वो उतना ही हार्मफुल है जितना कि स्मोकिंग या टोबैको, तो उस लेवल पे स्मोकिंग और टोबैको को बैन क्यों नहीं किया जाता? बिकॉज इनसे जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को जो मिलती है जी वो बहुत ज़्यादा है, वो हम और आप नहीं समझ सकते। पर ये किसी भी तरह से, एज ए मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तंबाकू का जो फैक्ट्रीज़ हैं, इन सबको जब उसका उत्पादन ही रोक देंगे तो प्रयोग कैसे करेंगे? अब उपलब्ध होगा तो बच्चा ज़रूर प्रयोग करेगा। और हमने एक रिसर्च में ये पब्लिश भी हुआ है कि तंबाकू का सेवन और सिगरेट का सेवन बच्चा जब 10th 11th और 12th में आता है तब सबसे ज़्यादा होता है। जी तो इस वाले जो एज ग्रुप के लोग हैं उनको जो मैं पदार्थ बता रहा हूँ तंबाकू और तंबाकू जनित, उनसे उनको बचाना होगा। वो बचाना तभी संभव है जब हम उनका उत्पादन रोकेंगे। ये गवर्नमेंट के निर्णय लेना पड़ेगा कि आप इसको होने से बचाना चाहते हैं या होने के बाद खर्चा जो आप कर रहे हैं वो करना आप पसंद करेंगे। आई थिंक हमें और ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है कि जैसे आपने बोला किसी ना किसी का स्वार्थ तो होगा, तो मे बी हम अपने लेवल पे बंद नहीं करवा सकते पर हम अपने लेवल पे वो अवेयरनेस बचपन से ही लोगों में डालना, जैसे कि हमने बोला कि 10th 11th से ही शुरू ये हो जाते रिसर्च हैं। बेस्ड डेटा है। तो जो ये बच्चे 10th 11th से ही स्मोक करना शुरू कर देते हैं उनको स्क्रीनिंग करवाना कितना ज़रूरी है और कौन से एज पे करवाना चाहिए? लंग कैंसर स्क्रीनिंग अब बहुत ज़्यादा उसमें प्रयोग में आ रही है। पर हर जगह जो सीटी स्कैन जिससे लंग स्क्रीनिंग होती है, लो डोज सीटी स्कैन, वो हर जगह अभी उपलब्ध नहीं है। पर जैसे जैसे उसकी अवेलेबिलिटी रहेगी, लंग कैंसर की स्क्रीनिंग से हम डेथ का कारण है कैंसर मरीजों में, उनको हम अर्ली डिटेक्ट कर पाएंगे इससे। तो जैसे मैंने बताया कि आप अगर अर्ली डिटेक्ट करेंगे तो क्योर रेट्स 80 to 90% है। लंग कैंसर स्क्रीनिंग जो स्मोकर्स हैं उसमें 40 या 50 ईयर्स के बाद स्क्रीनिंग कराना ज़रूरी हो जाता है। ये ऑलरेडी कुछ वेस्ट की जो कंट्रीज़ हैं उनमें लोडो सिटी स्कैन हर कैंसर हॉस्पिटल में या हर कम्युनिटी लेवल पे आने लग गया है। इसकी उपलब्धि स्क्रीनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हमें ये देखना है कि वो लोडोज सिटी स्कैन जो है वो कहाँ कहाँ हम उपलब्ध करा सकते हैं जिससे स्क्रीनिंग की जा सके। स्क्रीनिंग प्रोग्राम हमेशा गवर्नमेंट की तरफ से इम्प्लीमेंट होता है। इट इज़ ए पॉलिसी मैटर है। ये ऐसे रैंडमली कोई नहीं कर सकता कि मेरे को स्क्रीनिंग कराने जाना है। अच्छा। ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम होता है स्क्रीनिंग का। तो डेफिनेटली एक प्रोग्राम तो बनना चाहिए स्मोकर्स के लिए बिल्कुल, ताकि उनकी सबसे ज़्यादा नुकसान इसी से हो रहा है। इसी से ही हो रहा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। नहीं बहुत कुछ ज्ञान मिला हमें, बहुत कुछ चीज़ें सीखी हमने। कोई एडवाइस जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें, कुछ उन्हें बताना चाहें? जैसा कि मैंने बताया कि 50% कैंसर जो हैं वो तंबाकू या तंबाकू जनित पदार्थों से होते हैं।
इनसे आप पूर्णतः बचें और इनकी आदत न डालें। आपकी लाइफ स्वस्थ रहेगी, इससे आपका परिवार स्वस्थ रहेगा और आप एक बहुत हंसी खुशी जीवन यापन और सामान्य जीवन यापन कर पाएंगे। Thank you Thank so you much, so much. doctor. That's it for today. Please stay safe. आप कुछ भी सिम्टम्स हो तो नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाइए, स्मोकिंग छोड़ दीजिए, इनकरेज कीजिए अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को कि वो भी स्मोकिंग ना करें। That's it.